हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 3 आया है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 समाप्त कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट बना है एनसीईआरटी ज्योग्राफी, वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराने का प्लान है। आप कहीं भी ज्योग्राफी पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूँ, एक एक लाइन पढ़िएगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक कहानी की तरह होता है। अगर कहानी आप सीख गए तो आपकी आंसर राइटिंग आपका समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सभी बच्चे यही पेश कर रहे होंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। तो हमने यही आपको कहा है कि पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक एक लाइन, चाहे हमसे पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, चाहे कहीं और से पढ़िए, पढ़ लीजिए। इसके बाद आंसर राइटिंग करिए, ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस ज्योग्राफी, इस आपका अगर किसी को पीडीएफ इसका चाहिएगा कि मतलब इस एनसीईआरटी का, तो मेरा टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। किरी क्या है? किरी कह रही है, किरी सुक्रांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही है। अब देखिए, एनसीईआरटी की यही खासियत होता है। यहाँ लिखा गया खनिज, ठीक है, एक एक वर्ड पढ़िए, और यहाँ लिखा गया शक्ति से। अब देखिए, खनिज की बात आ गई, तो यहाँ किरी और सुकांत को वहाँ पर ये आपका केरला या लद्दाख थोड़ी भेजेंगे, ये धनबाद ही भेज रहे हैं ना। ठीक है, मतलब वहाँ भी पाया जाता होगा खनिज, लेकिन मोस्टली फेमस कहाँ है, तो प्रसिद्ध आपका यहीं पर है खनिज। ठीक है, धनबाद, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसी एरिया में पाया जाता है। तो देखिए, कहानी से भी आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, ये होता है कभी ना भूलने वाला। ठीक है, के निकट पैतृक आवास में जा रही किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। काला क्षेत्र कौन सा था? कोयला था। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? मतलब किरी पूछ रही है, किससे? सुकांत से पूछ रही है। उसने पूछा, किरी ने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो ये देखिए, कोयला लद रहा है यहाँ पे, और ये ट्रक ले थे, तो यही काला था। तो वो बच्ची पूछ रही थी सुकांत से, तो क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस है, तो सुकांत उसका एक्सप्लेन कर रहा था उसको। ठीक है, खनिज क्या है? मतलब किरी पूछती है खनिज क्या है? तो सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते देखा है? नानबाई क्या होता है? नान खटाई, ये नहीं आता जब आपके गली मोहल्ले में ये गाना बजाता है, जब कोई मतलब गाना बजाता है तो जान लीजिए नान खटाई वाला, नान खटाई मेरठ की नान खटाई। ठीक है, वैसे ही समझिए नान बाई बिस्कुट वाला। ठीक है, तो नान खटाई मेरठ की, उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं? मतलब जब बिस्कुट बन जाता है, आप पार्ले जी बिस्कुट लाइए या कोई बिस्कुट लाइए, उसमें देखिए, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या मिला है? नहीं बता सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो इनका कहने का मतलब है, सुकांत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे बिस्कुट आपको, आपका बना हुआ आपको बिस्किट मिल जाता है, तो उसमें देखते हैं कि आपको पता चलता है कि इसमें कुछ है, क्या क्या मिला, नहीं। उसी प्रकार जो पृथ्वी पर जो आपका खनिज का भंडार है, वो हर जगह पाया जाता, कुछ ना कुछ पाया जाता है। ठीक है, खनिज कहलाते हैं। अब देखिए, भू परपटी पर सभी जगह फैले हैं, वही खनिज कहलाते हैं। ठीक है, यही है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज कहलाता है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि खनिज क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है, जिसका एक केमिकल बॉन्डिंग, मतलब उसका खनिज संगठन है, मतलब एक संगठन है, कैसे किस प्रकार से बन रहा है, वही एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। कैसे? क्या झारखंड में खनिज पाए, वो कोयला पाया जाता है? क्या आपके यहाँ भी कोयला पाया जाता है? मतलब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के कैसे ऐसे ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर सिर्फ मैदान ही है, खेती नहीं होती। जैसे आप मान लीजिए लखनऊ में, तो लखनऊ में कहाँ पाया जाता है?
वह किसी विशेष क्षेत्र में शैल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिक। मतलब आसानी से अभिगम्य मतलब आसानी से नहीं निकाले जा सकते हैं। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका वहाँ पर कैसे निकालेंगे, इतना बर्फ़ पड़ता है, बर्फ़ के नीचे खनिज है, कैसे निकाल सकते। कोयले की बात नहीं कर रहा, कई खनिजों की बात कर रहा है, नहीं तो आप सिर्फ कोयला ही समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके भोजन में नमक जो होता है, आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है। अब देखिए ये देखिए यहाँ से आप समझ गए कि पेंसिल में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। तो एनसीईआरटी आपको डायरेक्ट नहीं बताता, कहानी के थ्रू बता देता है कि क्वेश्चन कितनी बार आपके पेपर में आया है, आईएसपीसीएस में सब में आया है कि पेंसिल में कौन सा खनिज होता है। तो ग्रेफाइट होता है ना खनिज, जो आपका ब्लैक कलर का होता है। तो ये ग्रेफाइट, और भोजन में नमक होता है तो सभी जानते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मतलब मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये बताइए कि क्या खनिज के निर्माण में ये आपका मानव थोड़ी हस्तक्षेप करता है। ये सब अपने आप ही बनते हैं ना, प्रकृति के कारणों से बनते हैं, ठीक है। काफ़ी समय लगता है, ठीक है, जैविक क्रियाओं से बनते हैं। वह अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों जैसे विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। जैसे कोयला है, आप काला रहेगा तो पहचान जाएंगे, अच्छा हाँ कोयला काला है। कोयला को कभी सफ़ेद थोड़ी देखेंगे, काला ही कोयला होता है। या हीरा है तो चमकदार होता है, तो ऐसे पहचान जाएंगे। तो उसकी कठोरता से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब खनिज के प्रकार कौन से हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर मुख्यतः धात्विक खनिज होता है और अधात्विक खनिज होता है। तो देखिए खनिज आपसे पूछे तो धात्विक खनिज लगाइएगा और अधात्विक खनिज। कौन कौन सा धात्विक खनिज होते हैं, लौह होता है और अलौह होता है। धात्विक में भी दो होते हैं, एक लौह होता है, एक अलौह होता है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका खनिज कितने हैं, तो धात्विक, अधात्विक। धात्विक में लौह और अलौह। अब देखिए यहाँ पर धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, धातुएं कठोर होती है। जो धातुएं होती है वो कठोर होती हैं, जो ऊष्मा विद्युत को सुचालित करती है, मतलब विद्युत का सुचालक होती है। मतलब ये आपका विद्युत इसमें प्रवाहित हो सकता है, जिसमें विद्युत और द्युति तथा चमक की विशेषताएं होती है। जैसे लौह ऑक्साइड, बॉक्साइड, मैग्नीज के अयस्क इनके कुछ उदाहरण है। तो याद रखिएगा कौन सी होती हैं धात्विक, वो धात्विक खनिज। इसमें लौह अयस्क होते हैं, बॉक्साइड, मैग्नीज ये हैं। धात्विक खनिज लौह और अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। तो ये याद रखिएगा। ऐसे लौह अयस्क लिखे, लौह अयस्क। तो इसमें कौन से होते हैं, लौह होता है, लौह तो होता ही है। इसके बाद ये हाँ लौह अयस्क होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीज होता है और क्रोमाइट होता है। तो ठीक है, तो लौह में सिर्फ लोहा मत याद करनी है, मैग्नीज और क्रोमाइट भी याद रखिएगा। मैग्नीज और क्रोमाइट भी लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे तथा सोना अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा ये अलौह धातु होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहें कौन सी लौह धातु होती है, कौन अलौह धातु होती है, तो आप क्या कहेंगे, सोना, चांदी, ये तांबा और सीसा ये अलौह होती हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फेरस कहते हैं। लिख देता हूँ आके, फेरस। इसको क्या कहते हैं, नॉन फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। तो फेरस धातुएं और नॉन फेरस में आपका मैग्नीज, क्रोमाइट तथा लौह अयस्क आते हैं। और नॉन फेरस में अलौह में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, मतलब जो आपका मैग्नेट नहीं होता उससे नहीं आकर्षित होता वही हो सकते हैं, ठीक है सब। आधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। इसमें चूना पत्थर होता है, जैसे आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी है वहाँ पर आधात्विक होती हैं खनिजें। और जो धारवाड़ होते हैं वहाँ धात्विक खनिजें होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक कहाँ होती है, तो जहाँ विंध्यन है वहाँ पर आधात्विक खनिजें, जिसमें चूना पत्थर से जिससे सीमेंट बनता है ये होता है।
जो आधात्विक होते हैं उसमें अभ्रक भी होता है, जिप्सम भी होता है। इन खनिजों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आधात्विक नॉन मेटेलिक, इसको बोला जाता है नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक होता है। तो नॉन मेटेलिक चूना पत्थर क्या मेटल होते हैं? नहीं होते हैं। अभ्रक क्या मेटल होता है? अभ्रक क्या होता है जानते हैं कैसे? जो कुकर में हत्था लगा होता है, कुकर में हत्था जो ब्लैक कलर का होता है, वही लगभग होता है। ये जिप्सम होता है। ये खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी आधात्विक है, नॉन मेटल। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला, अगर आपसे पूछे कोई कोयला क्या है, तो आप कहेंगे वो कोयला क्या है, ये नॉन मेटल है। पेट्रोलियम नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। खनिजों का खनन परवेधन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, मतलब माइनिंग ड्रिलिंग के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, यही कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है खनिजों का निष्कर्षण क्या है? खनन है, परवेधन है और आखनन है। तो इसका क्या होता है? इसको माइनिंग कहते हैं। ठीक है, और इसको ड्रिलिंग कहते हैं और इसको क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, ओ इसको क्या कहते हैं? विवृत खनन। ये क्या होता है? ओपन कास्ट माइनिंग। थोड़ा सा बहुत मतलब टफ हिंदी लिखा है। ओपन कास्ट माइनिंग होता है, ये लिख देते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, और ये क्या होता है? साफ्ट है, SAFT। ठीक है, तो क्या SHFT। ठीक है, साफ्ट माइनिंग होता है। ये क्या होता है देखते हैं। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों को से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनिज कहलाती है। मतलब क्या समझे आप? जो पृथ्वी के अंदर दबी रहती है उससे बाहर जो निकाला जाता है उसे खनन कहलाता है। खनी नहीं, सॉरी, खनन कहलाता है वही। ठीक है, तो खनन आप जानते ही होंगे कि हर कैसे झारखंड में खनन, कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, खनिज के कम गहराई में स्थित वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं जो विवृत खनन है। ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग यही कहलाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं जो कम गहराई पर होते हैं। तो ये जो ओपन विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग होता है, ये कम गहराई पे होता है। गहन वेधन जिन्हें कूफा कहते हैं, कूफक की अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर पूछ लिए आपसे हिंदी में ही, कूपकी खनन क्या होता है? जो ज़्यादा गहराई में जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है आपका ज़मीन है, तो ये ज़्यादा गहराई में जा रहा है। और ये ओपन कास्ट क्या होता है? ये कम गहराई पे। ठीक है, ये याद है दोनों। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम कूपकी मतलब क्या है? साफ्ट माइनिंग, साफ्ट SHAFT, साफ्ट माइनिंग। ठीक है, अब दोनों में तो एक तो याद ही करना, चाहे सॉफ्ट माइनिंग याद करिए चाहे ओपन कास्ट माइनिंग याद करिए। ठीक है, दोनों हो सकता है पूछ ले आपसे कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, सॉफ्ट कास्ट माइनिंग क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ था, हाँ ये देखिए, शैल खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई, जिसमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, आप शैल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, जब शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। ठीक है, अब देखिए, प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे परवेधन कहते हैं। परवेधन क्या होता है आपका? परवेधन आपका मतलब होता है आपका ड्रिलिंग। ठीक है, तो ड्रिलिंग यहाँ लिखा गया होगा परवेधन, ये ड्रिलिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका ड्रिलिंग होता है, लिख देता हूँ मैं ड्रिलिंग। ठीक है, तो जब आपका क्या होता है, आपसे कोई पूछे तेल कैसे निकाला जाता है, तो ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। यहाँ देख रहे होंगे ये तेल आपका निकाला जा रहा है ज़मीन के अंदर से, तेल का प्रवेधन ड्रिलिंग किया जा रहा है। ठीक है, ये है, दिखाया भी गया है। यहाँ पर देखते हैं, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसको आखनन कहते हैं। आखनन मतलब कोयरिंग। ठीक है,
तो क्वेरिंग क्या होता है, आपका जिस प्रक्रिया को सतह से आसानी से निकाल लिया जाता है उसे क्वेरिंग कहते हैं, आखनन कहते हैं। ठीक है, तो सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिए, क्या होता है खनन, प्रवर्धन क्या होता है, आखनन मतलब जो सतह पर ही होते हैं उसको आसानी से, ये ड्रिलिंग तेल के लिए यूज होता है, या ये खनन क्या होता है, जो आपका कोई अयस्क है उसको खनन करके उसको निकाला जाता है। तो ये कूपकी है, गहरे में, ये वो मतलब कम गहरा होता है। तो सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ कह रहा है। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, चाहे वो आपका आग्नेय शैल हो, चाहे वो आपका कायांतरित शैल हो, चाहे अवसादी शैल हो। आग्नेय शैल मतलब इग्नियस रॉक, कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक रॉक, अवसादी मतलब आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिसमें विशाल पठार का निर्माण होता है। तो इसमें कह रहे हैं धात्विक जो खनिज होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ये धात्विक खनिज ये आपका आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं, जैसे लोहा हुआ ये सब। अब देखिए यहाँ उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, देखिए कहाँ में लिखा है यहाँ पर, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, स्वीडन यहाँ पर ये उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क। ओंटारियो में, ओंटारियो कहाँ है, अब कनाडा में है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता, तांबा और निकेल के निक्षेप हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, तो लोहा, निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उपकरण उदाहरण हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैदानों में नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो मैदानों के नवीन वलित पर्वतों अवसादी शैलों समूह में कौन सा, अधात्विक खनिज पाए जाते, नॉन मेटल। फ्रांस के काकेकस प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेप, तो याद रखिएगा काकेसस, तो काकेसस पर्वत में चूना पत्थर का निक्षेप। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज का निक्षेप। अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। तो काकेसस मतलब ये प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेप होता है, याद रखिएगा। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी संस्तर में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो ये ऐसे उसमें आंसर आया, क्वेश्चन आया था आपका आईएएस में, क्वेश्चन आया था, यही आपका एक ही लाइन दिया था। आप जो लोग इसको इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को, यही लिया गया, खाली वहाँ कोयला लिख दिया गया था, कोयला लिखा गया था, कोयला। हाँ कोयला तो देखिए लिखा ही गया है यहाँ पर, क्या कुछ नहीं बदला था। कोयला और पेट्रोलियम भी क्या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये कथन था पहला। अभी 3-4 दिन पहले मेरा जो 8 बजे वाला वीडियो आता है डेली का रिवीजन वाला, उसमें देखेंगे जिसमें कोयला और पेट्रोलियम हमने पढ़ाया, उसमें ये क्वेश्चन एकदम यही लाइन ही दिया था आईएएस के पेपर में। ठीक है, तो क्या पीटी में नहीं आता, आईएएस में देखिए कितना आसान आता है। चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, एशिया में एक बात कर रहा है, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टन मतलब टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादक भी अग्रणी हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज। अब देखिए यूरोप की बात करते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, रूस, यूक्रेन और स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तो कौन कौन है, रूस है, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशेष निक्षेप वाले देश हैं, जो तांबा और सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो पूर्वी यूरोप मतलब इस साइड और रूस में। ठीक है, क्या आपका यही मतलब हर जगह, ये भी, ये तो यूक्रेन भी तो इधर पूर्वी वो साइड है यूरोप के। उत्तर अमेरिका में खनिज निरपेक्ष निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है,
मतलब पाए नहीं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आया है आपके कहाँ पर, RO 2023 में। अभी मैं दिखाता हूँ। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड है। ठीक है, तो ये ग्रेट लेक्स है ना, इसके उत्तर में कौन है, कनाडियन शील्ड है, तो उत्तर में कनाडियन शील्ड है। शील्ड प्रदेश है अपलेशियन प्रदेश। ठीक है, तो अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अपलेशियन ये इधर है। ठीक है, आप देखिए यही अपलेशियन, आप क्वेश्चन उठाइए, आप RO का पेपर दिए होंगे, देखिए अपलेशियन वहाँ पूछा गया था कि नहीं, उत्तरी अमेरिका पूछा गया था कि नहीं, ये उत्तरी अमेरिका दिया था, ये अपलेशियन दिया था। ठीक है, देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आता है। ठीक है, NCERT से सभी आता है। पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क जो पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसकी बात कर रहे हैं। निकेल, सोना, तांबा और खनिज खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में पाए जाते हैं। कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है, तो कोयले का अपलेशियन प्रदेश में खनन होता है। देखिए यही क्वेश्चन आप पेपर उठा लीजिए, यही आपका इतना ही दिया गया था। ठीक है, NCERT सिर्फ मैं कहता हूँ, सिर्फ आप अच्छे से यहाँ आप पढ़ लीजिए, एक बार खुद पढ़िए NCERT, जब मैं पढ़ा दूँ इसके बाद फिर पढ़िए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको चाहे आप 2 की स्पीड में देखिए, चाहे 1.5 की स्पीड में, एक बार हमसे पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आप पढ़िए, देखिए काफ़ी आपका रट जाएगा। तो यही क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यही पूरा एकदम दिया ही था। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेला में तांबा। अब ये क्वेश्चन आगे दे सकता है कि पश्चिमी कार्डिलेला में क्या पाया जाता है, तांबा। अभी कोयला अपलेशियन में बता दिए, तो कार्डिलेला में तांबा। सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निष्पेक्ष हैं। अब देखिए ऐसे कैसे याद करेंगे, पश्चिमी कार्डिलेला में, तो तांबा हमारे यहाँ पश्चिम साइड में ही पाया जाता है। जैसे अपने उत्तर मतलब सॉरी अपने भारत की बात करें तो भारत के कहाँ पर, पश्चिम में, राजस्थान में, जहाँ सीसा, जस्ता ये सब ज़्यादा पाया जाता है तांबा। तो ये कहाँ पर, तो ऐसे यहाँ भी पश्चिम के क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। दक्षिण अमेरिका, हाँ शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच। दक्षिण अमेरिका देखते हैं, दक्षिण अमेरिका मतलब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ की अब बात हम करते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। हाँ एक चीज़ भूल गए थे, यहाँ कुछ भूलना नहीं है। आओ कुछ करके सीखें, विश्व की रूपरेखा में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, देखिए यही बार बार दिया, ग्रेट लेक, पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रवली में चिन्हित कीजिए। ये आपका हो गया, मतलब कहाँ कहाँ, तो अपलेशियन इस साइड पड़ता है। ठीक है, यही इसी साइड पूर्व के साइड अपलेशियन पड़ता है, जिस साइड न्यूयॉर्क पड़ता है। मैप में देखेंगे तो मेरा शाम वाला वीडियो फॉलो किया करिए, रात में 8 बजे वाला, आपको मैप तो अंगुलियों पर रट जाएगा। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ये मत याद करिएगा कि अभी ये, क्योंकि ये बदलता रहता है, तो सिर्फ इतना याद करिए, ब्राज़ील में उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, ये मत याद करिएगा सबसे बड़ा उत्पादक, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, कि NCERT पुरानी रहती है ना, तो ये चेंज होता रहता है। चिली, पेरू तांबे के लिए अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, चिली और पेरू में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, ये सही है। चिली पेरू में तांबा, ये याद करिए, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, यहाँ पर मत याद करिएगा, मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब करंट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जब पेपर आएगा तब करंट में वो भी मैं पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिए कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है ज्योग्राफी में। ब्राज़ील और बोल्विया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों, मतलब ये इतना याद कर लीजिए कि ब्राज़ील और बोलिविया में भी टिन बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के पास चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, यह हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का भंडार उत्पादित करते हैं, जो सोना, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है।
कौन? ऑस्ट्रेलिया। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कूलगारगी वो कालगुर्गी कहाँ है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी, तो कालगुर्गी ये पूछ सकता है, गुरली, ठीक है। तो कहाँ पर है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया बनता है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है। तो ये पश्चिम की साइड की बात कर, जहाँ ये यहाँ पर्थ है, जहाँ पर्थ मैच होता है, तो इस साइड की बात कर रहा है। इसमें कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो ये पूछा जाता है कालगुरली और कूलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए, मतलब सोना वाला नहीं, सोना, ठीक है, मतलब ये खनिज वाला सोना, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में कह रहा है, ठीक है। कहाँ पर? ये याद रखिएगा, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण निक्षेप का पूर्व। प्रिंस चार्ल्स पर्वत, ये याद रखिएगा, कौन सा? प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान है। तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत अगर पूछ सका कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं? ये आप यहाँ की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका। ये देखिए, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खनिजों के उपयोग क्या है? खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? इसका, रत्नों के लिए खनिज का उपयोग किया जाता है। प्रायः खनिज कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर में प्राप्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है? क्वार्ट्ज प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे जिसे उसके बॉक्साइड उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है, ठीक है। ये देखिए, ये वीडियो हमारा 3 बजे डेली आएगा, ठीक है। तो आप 3 बजे एक टाइमिंग बना लीजिए। हमको आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी वीडियो, 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा। जितना भी होगा आप इसको पूरा रोज़ देखिए, ठीक है। आपका एक फ्लो बन जाएगा। 3 बजे हमको एनसीईआरटी करना ही है। जैसे 8 बजे आपका फ्लो कौन सा बन गया है? रिवीजन वाला। रिवीजन हमको 8 बजे करना ही है। इससे 3 बजे आप फ्लो बना लीजिए कि एनसीईआरटी हमें सुबह करना ही है, ठीक है। तो आपका ये दोनों टाइमिंग सिर्फ आप हमको 1-1 घंटा दे दिया करिए। आपका पूरा लगभग आधा काम हम ख़त्म कर देंगे। मेन होता है एनसीईआरटी और घटना चक्र, जो आपका दोनों चलेगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, तो आपको मैं बिलीव दिलवाता हूँ कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरण संसाधन है। अब देखिए, अभी हम जल पढ़ रहे थे बार बार कि जल कैसा है, तो नवीकरणीय है, लेकिन यह अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एक बार कोयला ख़त्म हो गया तो हमको करोड़ों साल लगेंगे उसको फिर बनाने में, ठीक है। तब तक तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब, जिस प्रकार से आप खाना खाए जा रहे हैं, खाना बनाने वाला बहुत स्लो है, ठीक है। कम खाना खाइए, ठीक है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण का अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित। अब अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान, ये क्वेश्चन आएगा मान लीजिए मेंस में, मेंस के लिए ये है मेनली, फिर ये तो आ ही रहा है बीच में,
मेंस के लिए ये पूछ सकता है कि अगर आपका खनिज संरक्षण करना है भविष्य के लिए तो क्या क्या उपाय है। तो यही सब उपाय बता दीजिएगा। बर्बादी नहीं, धातुओं का पुनर्चक्रण करिएगा, ठीक है, मानवीय उपभोग कम करिएगा, ठीक है, यही सब बता दीजिएगा। इसके बाद एक फिगर थोड़ा सा बना दीजिएगा उसी में, ठीक है, ये वाला खनिज वाला, कम प्रयोग करें, पुनः प्रयोग करें और पुनर्चक्रण, ठीक है, तो ऐसे बना दीजिएगा। बस इतना सब कर देंगे, आपका नंबर आराम से मिल जाएगा, आप उस लिस्ट में आ जाएंगे मेंस वाले। अब इंटरव्यू वाला उसको भी हम बताएंगे जब आपका मेंस निकल जाएगा तब। शक्ति संसाधन क्या होता है। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है, ठीक है, गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी की इस्त्री करती है। मतलब मान लीजिए अब छोटे थे जब, तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी पहले ही इस्त्री उस्त्री कर देती थी आपका, मतलब कितना त्याग करती थी, ठीक है, देख लीजिए, वो यही एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे और जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती थी। ये मतलब एक महिला की, एक नारी की वो दिखाया गया है, शक्ति दिखाया गया, शक्ति संसाधन नहीं है, महिला की शक्ति दिखाया गया है। अब शक्ति संसाधन पढ़िए। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया है, आओ आप नाश्ता करो। सन्नी ने गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। माँ कहती है आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार हो गया, ठीक है, स्नान अगर कर लिए हो तो। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों का बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट से जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। देखिए, शक्ति व ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग और कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, अब परंपरागत कौन से होते हैं ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है, इतना लगभग, हाँ, ठीक है, तो ये आपका बस इतना है, तो इतना हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ये भी डेली आता रहेगा, ठीक है। तो इतना आप जितना अभी मैं पढ़ाए हैं, काल गुल्ली काल गाड़ी, ये सब पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन आप किया करिए। जो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ा दूँ इसके बाद खुद बैठ के एनसीईआरटी का रिवीजन करिए करिए। इसके बाद इसका मतलब 60 नोट अगर हो सके तो बनाया करें, नहीं तो मैं खुद ही 60 नोट आपको बनवा दूंगा, ठीक है, रात के 8 बजे वाले में 60 नोट करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।